स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स में हाउ टू राइट एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हिंदी में बोला जाता है विज्ञापन या इश्तहार। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न सभी में एडवर्टीजमेंट देखते होंगे और पढ़ते भी होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। इसको प्रोनाउंस कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं। जो एडवर्टीजमेंट जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूके का है, यानी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम इसको एडवर्टीजमेंट ही बोलेंगे। एडवर्टाइजमेंट यूएस यानी अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसको भी हम लोग बोलचाल की भाषा में एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट MENT लगा है तो नाउन है, जैसे ट्रीट है ट्रीटमेंट, एन्जॉय एन्जॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरीके से एडवर्टाइज और इसमें जब MENT जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। अब हम लोग सीखेंगे कि पढ़ेंगे कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट एक तरह का पब्लिक अनाउंसमेंट है या पब्लिक नोटिस है। किस बारे में नोटिस है? आस्किंग फॉर सर्विसेज लाइक, यदि हम कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, सेलिंग, किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, बाय खरीदना चाहते हैं, लॉस्ट कोई आर्टिकल या कोई वस्तु गुम गई है, फाउंड कुछ मिल गया है, टू लेट किराए से देना है, या और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट पब्लिकली यानी बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है या नोटिस उनको ताकि उनके ध्यान में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? फिर एडवर्टीजमेंट राइटिंग स्किल का यूज़ करेंगे। अब एक एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट किस तरीके से अनाउंस किया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंच सकता है? टेलीविज़न का यूज़ करके, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, रेडियो से और सिनेमा से। तो इस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट को, जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, लेकिन उन सर्विसेज में से हमको कौन सी सर्विसेज, बाइंग, सेलिंग, लॉस्ट, फाउंड, किन के लिए एडवर्टीजमेंट बनाना है ये हम लोग इसके आगे सीखेंगे। एडवर्टीजमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उनको हम पहचानें कि ये कौन से प्रकार का विज्ञापन है, ये हम लोग इसके आगे समझेंगे। आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे कितने टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट को देने का या लिखने का पर्पस क्या है। पर्पस ये होता है कि यदि किसी भी सर्विस को, चाहे वो बाइंग, चाहे सेलिंग, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट अटेंशन इजीली एंड वेरी फास्ट। लोगों का ध्यान एक एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन पर बहुत जल्दी जाता है और बहुत तेज़ी से जाता है। इन्फ्लुएंस माइंड, जो एडवर्टीजमेंट है ये लोगों के मन मस्तिष्क को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू प्रमोट, यदि हम अपनी किसी भी अपनी बाइंग सर्विसेज को, सेलिंग सर्विसेज को, या और भी कोई ट्यूशन के लिए है, मैट्रिमोनियल के लिए, उन सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे है, यानी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, जो हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, एक बहुत ही मजबूत तरीका है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। अब जो विज्ञापन है या इश्तहार है या एडवर्टीजमेंट है, ये दो तरह के होते हैं। एक कमर्शियल, जिसको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है, और एक होता है क्लासिफाइड। कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट रिक्वायर मोर स्पेस, ये इनके लिए बहुत बड़ा स्पेस, जैसे आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़पेपर में भी एक बहुत बड़ा ऐड आता है, या बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे, या टेलीविज़न पे भी कुछ सेकंड तक चलने वाला ऐड आता है। ऐड मीन्स एडवर्टीजमेंट की शॉर्ट फॉर्म। तो ये क्या कहलाते हैं? कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं, जिनको कि ज़्यादा स्पेस चाहिए पड़ता है। मस्ट बी अट्रैक्टिव,
जो सेकंड इसकी बात है कि ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों का इन पर ध्यान जाए। कैची स्लोगन, हम लोग देखते ही हैं कि जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके जो स्लोगन होते हैं वो गाने की तरह, उनमें जिंगल्स में भी वो जो सर्विसेज एडवर्टीजमेंट की आती हैं तो वो स्लोगन्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। तो ये कमर्शियल ऐड है। और दूसरे हैं क्लासिफाइड, जो कि हमको लिखना सीखना है। क्लासिफाइड में नो डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन नहीं होती, कोई भी उसमें कमर्शियल की तरह कोई भी कैची स्लोगन नहीं होंगे, फ्रेजेस नहीं होंगे, वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे। लैंग्वेज इज़ फैक्चुअल, जो लैंग्वेज है वो फैक्चुअल, यानी जो कुछ कहा चाहा गया है वही लिखा जाएगा। सिंपल होती है, कोई उसमें फ्रेजेस नहीं होते, कोई स्लोगन नहीं होते, फॉर्मल होती है। एंड टू द पॉइंट, जो पूछा गया है, जो लिखने को कहा गया है, या जो जानकारी हमको देनी है वही जानकारी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में लिखी जाएगी। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि जो इसमें वर्ड लिमिट होती है वो दैट इज 50 वर्ड्स। हमारे पास में केवल 50 शब्द हैं। दैट्स वाई हमको कोई भी अननेसेसरी वर्ड को यूज़ नहीं करना है, केवल टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट लिखना है एंड प्रिसाइज लिखना है। जो लैंग्वेज शुड बी फैक्चुअल, जो हमको फैक्ट उसमें देने हैं। अब वो कौन से फैक्ट देना है, अब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्लासिफाइड, यहाँ तक हमने देखा कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब हमको लिखना जो हमारे एग्जाम में आने वो कौन से आने, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से विज्ञापन आते हैं और इनको लिखने का फॉर्मेट क्या है, इनके रूल्स क्या क्या हैं, और उनको हम कैसे लिखें कि हमको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें। एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और अब हम समझते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। जो क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं ये न्यूज़पेपर या मैगजीन के कॉलम में जो जहाँ पर कि एडवर्टीजमेंट लिखे रहते हैं वहाँ पर ये छपते हैं या वहाँ पर इनको पब्लिश किया जाता है। कॉलम, कॉलम का मतलब है लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, ठीक है। यानी ये एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है उसमें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखा जाता है। अब क्लासिफाइड में कौन कौन से एडवर्टीजमेंट आते हैं। सिचुएशन वेकेंट या वांटेड, किसी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में नौकरी के लिए यदि किसी की आवश्यकता है, टीचर की, रिसेप्शनिस्ट की या फिर टाइपिस्ट की, जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो किस हेडिंग के अंतर्गत आएंगे, सिचुएशन वेकेंट या वांटेड। सेल्स एंड परचेज, आप लोगों ने न्यूज़पेपर या मैगजीन में भी देखा होगा कि यदि मकान खरीदना है या बेचना है, व्हीकल को खरीदना या बेचना है, प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करना है, हाउस होल्ड गुड्स है, कोई बाहर जा रहा है तो अपना फ्रिज, अपना टीवी या अपनी वॉशिंग मशीन को बेचना चाहता है या कोई सेकंड हैंड खरीदना चाहता है, तो इस कॉलम में सेल्स एंड परचेज के में इस तरीके से क्लासिफाइड एड इन हेडिंग के अंतर्गत दिया जाता है। इसके बाद में टू लेट, मकान किराए से देना है तो जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होगा वो टू लेट हेडिंग से दिया जाएगा। लॉस्ट, यदि कोई सामान गुम गया है, कोई बैग है या कुछ भी गुम गया है तो लॉस्ट हेडिंग में, या कुछ मिला है तो वो फाउंड हेडिंग में उसको क्लासिफाइड में दिया जाएगा। मिसिंग, मिसिंग में कभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति गुमशुदा की तलाश, उसकी फ़ोटो और 2-3 लाइन लिखी रहती हैं तो वो मिसिंग क्लासिफाइड में। इसके बाद मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल क्या कहलाते हैं, वैवाहिक विज्ञापन। न्यूज़पेपर में जो विवाह के लिए लड़का या लड़की की जानकारियाँ, आवश्यक जानकारियाँ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में दी जाती हैं। ट्रैवल्स एंड टूर्स, इस हेडिंग के अंतर्गत ये ऐसी एजेंसीज होती हैं कि हम लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इनकी बुकिंग, ये पूरे होटल वगैरह अपनी गाड़ियाँ बुक करते हैं सब कुछ, तो ये क्या है, ये अपनी सर्विसेज ट्रैवल्स एंड टूर्स के हेडिंग में देते हैं। तो ये हुए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कितने सारे जो हेडिंग्स हैं उनको कवर करते हैं। अब एक क्लासिफाइड एड को लिखने के रूल्स क्या होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। और
ये जितनी भी जो हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के एग्जाम्पल को 1 बाय 1 सीखेंगे ताकि हमको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखने का सही तरीका आ सके। तो आप इसको नोट करें। नोट करने के बाद में अब हम लोग फॉर्मेट और मेन पॉइंट सीखेंगे। और अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाता है, लिखने से पहले कुछ हमको बातें याद रखनी है ताकि जब हम एडवर्टीजमेंट को लिखें तो वो सही लिखें। पहली बात, नो यूज़ ऑफ ग्रामर। हमें ग्रामेटिकली सेंटेंस को यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमारे पास में केवल जो वर्ड लिमिट है दैट इज ओनली 50 वर्ड्स। डोंट यूज फुल सेंटेंस। यदि आप पूरे सेंटेंस लिखेंगे तो ये दो या तीन ही बातें उस कंटेंट में आ पाएंगी। इसलिए हमको केवल बहुत ही जो जरूरी बातें हैं, किससे, जो हेडिंग है या जो जिसके लिए क्लासिफाइड एड दे रहे हैं उससे रिलेटेड लिखनी है। शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। वही बात, क्योंकि हम यदि फुल सेंटेंस लिखेंगे तो हम ये 50 वर्ड्स की लिमिट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। शुड बी इनसाइड बॉक्स। इंपॉर्टेंट, एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को हमेशा बॉक्स में, वो भी कॉलम में लिखा जाता है। कॉलम मीन्स लंबा ज़्यादा और चौड़ाई कम, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम कॉलम। हेडिंग शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर और बोल्ड लेटर। जो हेडिंग है, अब हेडिंग कौन सा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो क्लासिफाइड ऐड होते हैं उसमें कौन कौन से एडवर्टीजमेंट होते हैं, सेल के होते हैं, परचेज के होते हैं, टू लेट के होते हैं, या सिचुएशन वेकेंट के, ट्रेवल्स एंड टूर्स के, मैट्रिमोनियल के। तो जिस भी हेडिंग के अंतर्गत हम उस एडवर्टाइजमेंट को लिखना चाहते हैं उस हेडिंग को हमको कैपिटल लेटर में लिखना है या बोल्ड लेटर में, यानी उसको डार्क कर देना है। कैपिटल या बोल्ड मीन्स उनको डार्क कर देना है। हेडिंग, जैसे कि हम किराए पे घर देना चाहते हैं, टू लेट, तो ये कैपिटल में लिखेंगे। यदि कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, घर को परचेज करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर परचेज लिखेंगे। ये आगे आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप। हेडिंग में ही हमको जिस कैटेगरी के लिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है उस कैटेगरी को यहीं पर बता देना चाहिए कि नीचे किस बात के लिए, किस कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट। जो भी उस चीज़ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ये आपको अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, जैसे घर के लिए हैं या कोई रिक्वायर है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें सेंटेंस ना देकर वो पॉइंट्स में लिखना है। गिव कॉन्टैक्ट नंबर, और लास्ट में हमको कॉन्टैक्ट नंबर की किससे संपर्क करना है, कहाँ पे संपर्क करना है, कब संपर्क करना है वो। लेकिन डू नॉट राइट योर पर्सनल एड्रेस। कभी भी हमको अपना पर्सनल एड्रेस, पर्सनल मोबाइल नंबर ना तो अपना ना किसी और का लिखना है। हम यदि आजकल तो मोबाइल नंबर से ही कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, तो हम वहाँ पर 000 ऐसा करके एक काल्पनिक नंबर दे देंगे। लेकिन डू नॉट राइट योर पर्सनल या एनीबडीज मोबाइल नंबर, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब हम ये जो हेडिंग्स हैं जो हमने अभी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से एडवर्टीजमेंट दिए जा सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के आपको एडवर्टीजमेंट लिखने को आते हैं, उनको हम लोग अब सीखेंगे कि क्या उनमें रूल्स फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उनको लिखना चाहिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप इन पॉइंट्स को नोट करें और इस फॉर्मेट को नोट करें। And now the most important part of the whole video lecture, that is examples how to write a classified advertisement. सबसे पहले हम लेंगे फॉर सेल और परचेज, जो कि आपको एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर सेल एंड परचेज, अब यहाँ पर
मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकता है और हाउस होल्ड गुड्स भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, कोई मकान भी हो सकता है, कोई प्लॉट या खेत, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम फॉर सेल, यदि हमको सेल के लिए लिखा गया है तो हम फॉर सेल हेडिंग डाल देंगे, और यदि परचेज हमको खरीदना है तो हम उसको फॉर परचेज में डाल देंगे। अब हमको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है कैपिटल लेटर में या बोल्ड लेटर में, और इसके बाद में हम लिखेंगे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो भी प्रॉपर्टी है, यदि हमको घर बेचना है तो उसका एक छोटा सा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, या हमको चाहिए है तो हमको उसमें क्या क्या चाहिए है। ये तो सबसे पहली बात, चाहे प्लॉट हो या हाउस हो, उसकी साइज़ क्या है। यदि घर है तो क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है। फिर उसकी लोकेशन, इसके बाद में हमको लोकेशन कि वो कहाँ पर है, किस कॉलोनी में है। सराउंडिंग्स का मतलब कि क्या वो रेलवे स्टेशन के पास है, एयरपोर्ट के पास है, या आसपास कोई उसके पास में कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी है तो वो सराउंडिंग्स। इसके बाद में प्राइस एक्सपेक्टेड कि उसकी प्राइस कितनी है, चाहे वो प्लॉट हो या खेत हो या घर हो, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग यदि आप प्राइस नहीं लिखते हैं तो आपको जो कांटेक्ट लोग करेंगे वो कैसे करेंगे वो प्राइस, इसलिए आपको एक टेंटेटिव प्राइस भी उसमें देनी है। लास्ट में कांटेक्ट एड्रेस, मैंने आपको बताया कभी भी ना तो अपना पर्सनल एड्रेस लिखना है, ना पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है, ना किसी और का। होम टू कांटेक्ट, अब जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में तो वो किससे संपर्क करें, आप अपना नाम लिखें। वेन, आप उसमें टाइम भी की शाम को 6 से 7 के बीच में या सुबह, और वेयर, और कहाँ पर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बिकने वाली है यदि आप वहाँ नहीं रहते तो आपको वो प्लेस भी जहाँ पर कि वो आपसे संपर्क कर सके। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का फॉर सेल या फॉर परचेज, ये हम देखते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये हेडिंग लिख दें कैपिटल लेटर्स में। ये इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ कि हमने हेडिंग किस कैटेगरी के अंतर्गत ये क्लासिफाइड एड है। फिर अवेलेबल MIG हाउस इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। अब MIG अपने आप में एक साइज होती है, MIG की जो ये MIG का मतलब ही उसकी प्लॉट साइज क्या होती है, तो हमने MIG, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो जो साइज है आपके पास में तो आप साइज लिख दें। उसकी लोकेशन है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। फिर 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल एंड किचन। फिर किचन कैसा है, मॉड्यूलर किचन है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा की ओर घर पड़ता है। 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में फिर क्या हुआ कि वहाँ 24 घंटे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। प्राइस इज 50 लाख, जो एक एक्सपेक्टेड, एक जो अंदाजन कीमत भी लिख दी गई है। अब कॉन्टैक्ट में आपको यदि नाम दिया गया है तो आपको नाम लिखिए, और यदि नहीं दिया गया है तो आप XYZ लिखें। मोबाइल नंबर में भी आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ये कौन सा हुआ क्लासिफाइड एड, जहाँ पर कि आप प्रॉपर्टी को सेल या परचेज हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है। यदि प्लॉट है तो आप प्लॉट की साइज़ लिख दें, फिर उसकी लोकेशन लिख दें कि वो कहाँ पर है, फिर उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लॉट या खेत है तो उसकी लोकेशन से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वो लोकेशन की रेलवे स्टेशन के नियर टू रेलवे स्टेशन, नियर टू बस स्टैंड, नियर टू यूनिवर्सिटी, जो भी लोकेशन है वो लिख देंगे। और उसमें फिर कि जो उसके रोड है, साइड से हाईवे निकला हुआ है ये, फिर उसकी एक एक्सपेक्टेड प्राइस लिख दें, और इसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अब व्हीकल का सेल और परचेज के लिए क्लासिफाइड एड कैसे लिखा जाता है। एंड नाउ फॉर सेल और परचेज अ व्हीकल, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में किसी व्हीकल का सेल का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना या परचेज, तो इसमें हमको क्या करना है, मॉडल लिखना है, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब का वो बना हुआ है, कंडीशन क्या है उसकी, माइलेज क्या है, कलर क्या है, एक्सेसरीज, यानी यदि 4 व्हीलर है तो उसमें आपने क्या क्या एक्सेसरीज हैं वो लिखना है, और एक एक्सपेक्टेड प्राइस। जैसे यहाँ पर हम एक बाइक का क्लासिफाइड एड लिख रहे हैं, आप फॉर सेल में
जो आपके पास में है उसकी क्वालिटीज़, उसका डिस्क्रिप्शन लिखें। और यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी हम इन्हीं क्वालिटीज़ को, इन्हीं डिस्क्रिप्शन को ख़रीदने के लिए, कि हम चाहते हैं कि जो हम बाइक खरीदें या जो 4 व्हीलर खरीदें उसमें ये सब होना चाहिए। अवेलेबल होंडा मोटर बाइक, एक होंडा यानी उसकी जो कंपनी है वो है होंडा, और 2018 का मॉडल है, मॉडल उसका इन गुड कंडीशन, कंडीशन कैसी है, अच्छी है, ब्लैक कलर है उसका, एक्सलेंट माइलेज यानी जो एवरेज देती है वो भी बहुत अच्छा है। प्राइस निगोशिएबल यानी प्राइस को निगोशिएट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, हाँ आपसे मिलके बात करके प्राइस में चेंज हो सकता है। कॉन्टेक्ट XYZ, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम नहीं दिया गया, यदि आपका नाम दिया जाता है तो आप वो नाम लिखें, और आपको उसी व्हीकल को फॉर सेल या परचेज में लिखना है जो कि आपसे एग्ज़ाम में जो व्हीकल पूछा गया है। और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर 000 अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है, जल्दी से इसको नोट करें। इसके बाद में हम फॉर सेल एंड परचेज इस कैटेगरी के अंतर्गत एक और क्लासिफाइड एड, दैट इज हाउस होल्ड गुड्स को कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे। और अब हम लिखना सीखेंगे हाउस होल्ड गुड्स को यदि हमको सेल करना है या परचेज करना है तो किस तरह से उनका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखा जाएगा। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है या आप अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अब आप अपने घर के कुछ सामान जैसे कि वॉशिंग मशीन को सेल करना चाहते हैं, या अपने टीवी को सेल करना चाहते हैं, माइक्रोवेव को सेल करना चाहते हैं, या रेफ्रिजरेटर को सेल करना चाहते हैं, तो आप इसका क्लासिफाइड ऐड दीजिए। या फिर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं जहाँ पर कि आपको एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, या फिर एक टीवी की ज़रूरत है, माइक्रोवेव की या रेफ्रिजरेटर की, तो आप उसका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देंगे परचेज में कि आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले हम वही जो व्हीकल में था कि किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, वॉशिंग मशीन है तो LG की है या वर्लपूल की है या गोदरेज की, किसी की भी है तो आप उसका ब्रांड लिखेंगे। ब्रांड के बाद में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टीवी हो, माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेटर हो, आपको ब्रांड के बाद में कि वो कब आपने जो बेच रहे हैं तो आपने वो कब लिया था, 2019 में, 18 में। और यदि आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप उसमें लिखें कि हम इस ईयर का, यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग है तभी उसको परचेज करेंगे, तो ये 2019 की, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके बाद में प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसकी, इन गुड कंडीशन। कोई भी हाउस होल्ड गुड्स हो कि आप वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेटर हो, इन गुड कंडीशन। अब यदि वॉशिंग मशीन है तो आप उसको, उसकी कुछ और बातें आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कि उसकी कैपेसिटी 6 kg है या 10 kg है, फिर फुली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसका कलर लिखना पड़ेगा। यदि टीवी है तो उसकी स्क्रीन की साइज़ क्या है और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी है वो लिखना पड़ेगा, ब्रांड न्यू और कंपनी का नाम। यदि माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव कैसा है आपका, उसकी साइज़ क्या है माइक्रोवेव की, 20 लीटर है कि 25 लीटर है, और क्या क्या उसमें अच्छे फंक्शंस हैं। रेफ्रिजरेटर है तो सिंगल डोर है कि डबल डोर है, फ्रॉस्ट फ्री है, ये सारी जो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्वालिटीज़ लिखनी है। और आपको जो परचेज या सेल में हाउस होल्ड गुड्स में, या तो फर्नीचर की आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपना फर्नीचर या तो सेल करना चाहते हैं या आप फर्नीचर लेना चाहते हैं, या ये 3-4 चीज़ें हैं, यही आपको सेल और परचेज में आती हैं, तो वही हमको हेडिंग लिखना है, फॉर सेल या परचेज, और इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो भी जो हाउस होल्ड गुड्स है, जो भी हमको बोला गया है कि वॉशिंग मशीन का, टीवी, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, तो आप उसका ब्रांड लिखिए, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फिर पर्टिकुलर यदि वॉशिंग मशीन है तो आपको वॉशिंग मशीन का के बारे में लिखना पड़ेगा, यदि टीवी है तो टीवी के बारे में लिखना पड़ेगा, यदि माइक्रोवेव के है तो माइक्रोवेव के बारे में लिखिए, और रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर के बारे में, और एंड में एक एक्सपेक्टेड प्राइस हमको यहाँ पर लिखनी है। फिर वही कॉन्टैक्ट, होम टू कॉन्टैक्ट, किससे संपर्क करें, यदि नाम दिया गया है तो आप अपना नाम लिखें,
वेन टू कॉन्टेक्ट, आप टाइमिंग भी कि शाम को 6 to 8 कॉन्टेक्ट करें। वेयर टू कॉन्टेक्ट, आप अपना एड्रेस जनरली क्लासिफाइड में आजकल तो मोबाइल नंबर है, तो आप अपना मोबाइल नंबर हमेशा पर्सनल डिटेल एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आप 0010 टाइम्स लिखेंगे, वही आपका मोबाइल नंबर होगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग और क्लासिफाइड ऐड जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। एंड नाउ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट आर्टिकल और फाउंड एन आर्टिकल, यानी कोई आपकी चीज़ खो गई है या आपको कोई चीज़ मिली है तो उसको भी हम पब्लिकली उसका अनाउंसमेंट करने के लिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में उसको देते हैं। अब यदि आपका कोई सामान खो गया है, आपका हैंडबैग भी हो सकता है, कोई एनवलप भी हो सकता है, कोई ब्रीफ केस भी हो सकता है, पर्स भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या फिर आपको यही चीज़ें मिल भी सकती हैं, तब हमको इनके जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या करना है, यदि आपका कोई सामान खोया है तो लॉस्ट लिखना है, और आपको कोई चीज़ मिली है तो आपको यहाँ पर फाउंड लिखना है। जैसे कि हमने नोटिस में किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल है ना वो वस्तु जो कि खोई है या जो आपको मिली है, उसका वर्णन लिखना है कि वो कैसी है। डेट, टाइम, लोकेशन, किस दिन मिली, किस समय पर और किस जगह पर वो खोई है या आपको मिली है। डिटेल्स, उसके डिटेल्स क्या हैं कि आपका बैग था तो उसके अंदर क्या क्या थे, या आपका ब्रीफ केस था तो उसमें क्या क्या था, या एनवलप आपका गिरा है तो उसमें क्या था। ये सेम आपको यदि कोई चीज़ मिली है तो उसमें फिर आपको डिटेल्स जो उसका लेने जो आएगा, आपका लीगल ओनर होगा, उससे आपको इंक्वायरी करनी है। रिवार्ड, यदि कोई चीज़ खोई है तो आप जो आपको लौटाएगा उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी देना होगा इस तरह का। और इनवाइट द ओनर विद लीगल प्रूफ, यदि आपको कोई चीज़ मिली है, सेम जैसे कि हमने नोटिस राइटिंग में किया था कि यदि कोई आर्टिकल हमको मिला है तो हम उसके ओनर को इनवाइट करेंगे, उसको बुलाएंगे कि मुझे ये सामान मिला है, लेकिन वो लीगल प्रूफ लेके आए, वो बताए कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, और उनका लीगल प्रूफ वो रखे, तब हम उसको वो सामान रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से हमको लॉस्ट एंड फाउंड के, जो कि आपको एग्जाम में अक्सर ये भी आता है, लॉस्ट एंड फाउंड का आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने को। अब लॉस्ट का सेम आप इसको फाउंड में भी लिख सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम XYZ टू ABC, यहाँ पर हमको हमारा नाम भी नहीं दिया गया है, हम कहाँ के रहने वाले हैं यदि वो भी नहीं दिया गया है, और हमको लोकेशन भी नहीं दी गई है। कई बार एग्जाम में सब कुछ नाम भी दिया रहता है, आपकी लोकेशन भी दी जाती है, तो आप उसको लिख दीजिए। यदि नहीं दिया है तो हमको सेम ऐसे ही लिखना है, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम XYZ टू ABC आई लॉस्ट माई हैंड बैग, मेरा हैंडबैग गुम गया है, विच कंटेन्स, अब हमको उसमें क्या क्या था उनका डिटेल लिखना है। डेट, टाइम, लोकेशन, हमने लोकेशन लिख दी है, हम टाइम भी लिख दें यहाँ पे कि ऑन, यहाँ पे डेट लिख दें, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस ऑन September 30, 2021 एट 7:30 PM, ये हम उसको डेट टाइम और लिख दें। लॉस्ट माई हैंडबैग, मेरा हैंडबैग गिरा, जिसमें क्या था, सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ तो डॉक्यूमेंट थे, मार्कशीट थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी। द बैग इज लाइट ब्लू कलर, और उसका कलर जो बैग का है वो लाइट ब्लू है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट, और फाइंडर से जिस किसी को भी मिले तो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे लौटा दे। एंड रिवॉर्ड विल बी गिवन, ही विल बी रिवॉर्डेड, ये भी हम लिख दें कि उसको इनाम दिया जाएगा या उसकी ऑनेस्टी के लिए उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये है लॉस्ट। अब फाउंड में सेम आप कि आप ट्रैवल कर रहे थे बस यहाँ से यहाँ तक, एंड आई की जगह यहाँ पर भी आपको मिला है आई फाउंड, लॉस्ट की जगह आई फाउंड ब्लू कलर या ब्राउन कलर या वाइट कलर ब्रीफ केस, बैग, जो भी आपको मिला है वो लिखें आप। उसके बाद में जो उसकी साइज़ है वो लिखें कि किस साइज़ का था, और उसके अंदर इस तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। अब जो ओनर इज़ रिक्वेस्टेड, अब आप ओनर से कहेंगे कि जो ओनर है वो आए, अपने लीगल प्रूफ के साथ में आए, ताकि उसको वो जो फाउंड आर्टिकल है वो लौटाया जा सके। इस तरीके से हम लॉस्ट एंड फाउंड में
एक क्लासिफाइड एड को लिख सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग लास्ट एक और क्लासिफाइड एड है जो अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज सिचुएशन वेकेंट। यानी किसी भी नौकरी के लिए, स्कूल है, कोई होटल है या कहीं भी ऑफिस है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट के लिए एक क्लासिफाइड एड लिखने को आता है। तो वो कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे, इसको आप नोट करें। एंड नाउ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन वेकेंट या वांटेड या रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको किसी भी स्कूल में टीचर के लिए, किसी ऑफिस में अकाउंटेंट के लिए, किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के लिए एक क्लासिफाइड एड लिखने को कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें बिल्कुल यही पैटर्न अपनाना है और इसमें आप अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट उसमें क्वालिफिकेशन डाल देंगे। जैसे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड सिचुएशन वेकेंट, पहले तो हेडिंग लिख देंगे, या रिक्वायर्ड या वांटेड। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ। अब पोस्ट पीआरटी प्राइमरी टीचर की भी हो सकती है, पीटीआई की भी हो सकती है, टाइपिस्ट की भी हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट की भी हो सकती है, अकाउंटेंट की भी हो सकती है। जो भी पोस्ट के लिए आपको वो क्लासिफाइड एड लिखने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ पर वो पोस्ट लिख देंगे। विथ फ्लुएंसी, यदि टीचर है तो हम उसमें फ्लुएंसी इन इंग्लिश कर देंगे। टाइपिस्ट है तो कंप्यूटर वर्क में उनको कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट के वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये उसमें लिख देंगे। कैंडिडेट बिटवीन द एज 28 to 35 में अप्लाई, हम उसमें एक एज लिमिट भी डाल देंगे कि हमको इस एज के बीच के ही कैंडिडेट चाहिए। अब ये जितनी भी पोस्ट है या जो भी पोस्ट आपको उसमें दी गई है एग्ज़ाम में, आप उसके अकॉर्डिंग कि आपको ये वाली क्वालिफिकेशन पर ही आप प्रेफर करेंगे। टीचर हैं तो बीएड विल बी प्रेफर्ड, जो बीएड होंगे उनको प्रेफर करेंगे, या फिर टाइपिस्ट है तो कोई डिप्लोमा होगा तो प्रेफर करेंगे, रिसेप्शनिस्ट है तो उसका एक्सपीरियंस है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, यदि अकाउंटेंट है तो भी उसके पास में यदि कोई डिप्लोमा है अकाउंट के वर्क से रिलेटेड तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, तो वो लिख देंगे। फिर पे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स निगोशिएबल, तो जो पे और अलाउंसेज हैं, जब हम उसको उसका इंटरव्यू लेंगे या जब वो कैंडिडेट हमारे सामने आएगा तो हम वो उससे निगोशिएट करेंगे, यानी उसकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उसके आधार पर उसको पे एंड अदर अलाउंसेज उसको दिए जाएंगे। तो हमको थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पर सिचुएशन वेकेंट के हम या वांटेड या रिक्वायर के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाता है। बहुत आसान है लिखना, और यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से आप लॉस्ट एंड फाउंड या परचेज एंड सेल या फिर सिचुएशन वेकेंट या रिक्वायर्ड वांटेड के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। आप इसको भी नोट करें और आगे के वीडियो लेक्चर तक के लिए जय हिंद।